Welcome to Saksham Education Classes. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्म प्रकाश त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने आपके यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, कल हमने डीएसएसबी टीजीटी का जो पेपर हुआ था सितंबर 2018 में मेल वाला, उसके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर चुके थे। दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम गणित के जो कॉमन मैथ का पेपर आता है, 20 प्रश्न होते हैं, सारे सब्जेक्ट वाले बंदों के लिए होते हैं, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे गणित का हो और चाहे उर्दू का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो दोस्तों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप सबको सलाह देता हूँ, जो भी लास्ट पेपर हुए हैं उनको अच्छे से कर जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। मैं गारंटी देता हूँ आपका स्कोर अच्छा बैठेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, त्रिकोण की भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर हैं। इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या है? दशमलव के एक स्थान तक हमें बताना है। देखो दोस्तों, पहली बात मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, इसमें ये स्पष्ट नहीं दिया गया है कि हमें कौन से शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। चूँकि विषमबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष लंब 3 होंगे जो भी अलग अलग होंगे, तो इसमें क्लियर नहीं दे रखा कौन से शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैंने इसको करने का प्रयास किया है। आपको मैं अपना सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने 30, 28, 26 ये ट्रायंगल की तीनों भुजाएं हो गई, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा हो जो स्मॉल एस है। स्मॉल एस होता है अर्ध परिमाप, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को योग करके 2 का डिवाइड कर दिया जाए तो आपका अर्ध परिमाप निकल आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है a + b + c। यहाँ पर a b c त्रिभुज की भुजाएं हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी हैं, a की 30 है, b की 28 है, c की 26 है, ये मैंने मान लिया है। और जब मैं इनको जोड़ता हूँ, 2 का डिवाइड करता हूँ, तो क्या निकल के आता है? 42 निकल के आता है। इसका मतलब जो हमें ट्रायंगल दिया गया है उसका अर्ध परिमाप कितना है? 42 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा हो कैपिटल एस है, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया, ट्रायंगल का एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैंने हीरोन का फॉर्मूला यूज किया है, जो है रूट s × s - a × s - b × s - c। यहाँ पर s क्या है? अर्ध परिमाप है। तो दोस्तों, मैंने इसकी वैल्यू रखी, s की जगह 42 रख दिया, और s - a यानी 42 में से 30 गया तो 12, और s - b यानी 42 में से 28 गया तो 14, एंड s - c 42 - 26 = 16। आफ्टर कैलकुलेशन इसका जो एरिया निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 336। ठीक है दोस्तों, अब देखो, हमें पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर मैंने ये बेस मान लिया है और ये इसकी हाइट मान ली, जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो s = 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। यहाँ पर बेस दे रखा है 26, एंड हाइट हमें निकालनी है, क्योंकि हमें शीर्ष लंब निकालने को बोला गया है। तो हाइट निकालने के लिए हम जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 336 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और 26 का डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद में 25.84 इसका क्या आता है? आंसर आता है, जो कि इक्वल है 25.8 के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25.8, एंड इसका 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ए बी सी की कार्य क्षमता 2:3:4 के हैं अनुपात में है। वे एक साथ 6 दिनों में काम का एक हिस्सा पूरा कर सकते हैं। ए अकेला समान काम के हिस्से को कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक बार अच्छे से। ए बी सी जो मिलके काम करते हैं, उसमें से जो पूरा हिस्सा होता है, इसके देखो हिस्से कितने हो गए टोटल? 2, 3 और 4, यानी 9 हिस्से हो गए। उन 9 में से 2 भाग ए करता है
6 दिन में, और बी 3 भाग करता है, और सी 4 भाग कर लेता है 6 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो हमें पूछ रहा है ए अकेला इस कार्य को, पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो दोस्तों देखो, बहुत सिंपल वे में मैंने इसको प्रिपेयर किया हुआ है। देखो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 2:3:4, और इसका टोटल कितना हो रहा है, 4 + 3 + 2 यानी 9 हो रहा है। तो इसमें मैं 9 का डिवाइड कर दिया है मैंने, क्योंकि अनुपात में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सरल बनाने के लिए, सिंपल तरीके से प्रदर्शित करने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इन ऑल डेज इन कंप्लीट वर्क, यानी ये पूरा जब काम करते हैं तो कितना हिस्सा काम करते हैं, ए 2/9 हिस्सा काम करता है, और बी 3/9 एंड सी 4/9। ठीक है दोस्तों, जो पूरा काम है ना उसका। अब देखो ज़रा, ये 6 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ये 1 दिन में कितना करेंगे, तो 1 दिन में निकालने के लिए मैं 6 का क्या कर दिया, 7 में डिवाइड कर दिया तीनों में। ठीक है दोस्तों, अब देखो तब ए के द्वारा कार्य करने में लिया गया समय कितना है। तो देखो, अब देखो यहाँ पर ये जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में कर रहा है, यानी मैंने ये रख दिया। और पूरे काम को मैंने 1 से शो करते हैं, तो पूरे काम को करने के लिए ए ने कितने दिन लिए, तो मैंने उसके लिए ए यूज किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब हम कैंची गुणा करते हैं, बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 9 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। ठीक है दोस्तों, 9 6 54, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 डेज। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी कड़ी में तीसरा प्रश्न देख लेते हैं अपन लोग, कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में एक खाली टैंक भर सकती है, जबकि पाइप सी 6 घंटों में एक पूर्ण टैंक खाली कर सकती है। जब टैंक खाली होता है तो पाइप ए और बी खोले जाते हैं, और 2 घंटे के बाद पाइप सी को भी खोला जाता है, तो टैंक कितने घंटों में पूरी तरह से भर जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 पाइप दे रखे हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। ए किसी पाइप को भरने के लिए क्या करता है, 8 घंटे लेता है। ठीक है दोस्तों, और बी 12 घंटे लेता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 घंटे में ए और बी मिलकर कितना भर देंगे, तो 1 घंटे में ए तो भरेगा 1/8 भाग, और बी भरेगा 1/12 भाग, क्योंकि जितने घंटे में भरता है उसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ए और बी मिलकर कितना भर देंगे, 1/8 + 1/12। ठीक है दोस्तों, तो ए बी मिलकर 2 घंटे में कितना भाग करेंगे, तो उसमें क्या करें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एलसीएम निकाल लिया। तो देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 24। जब 8 का डिवाइड करूँगा 24 में 3 बार जाएगा। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ 3 हो गया, प्लस 12 का डिवाइड करेंगे 24 में 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 हो गया, तो 3 2 5 हो गया, और 2 से मैंने क्या किया, इसको 24 को काट दिया तो 12 हो गया। तो टोटल ए और बी ने 2 घंटे में 5/12 भाग भर लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टंकी का कितना शेष भाग बचा, तो देखो दोस्तों उसे हम क्या करेंगे, निकालने के लिए 1 में से 5/12 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7/12, यानी 7/12 भाग टंकी का जो है अब भी खाली है। इसके बाद में क्या किया कि जो ए, उसके बाद हमने जो एक और था सी, एक सी नल और था, पाइप था, उसको खोल दिया। वो क्या करता है, खाली करता है टैंक को। ठीक है, वो टैंक को क्या करता है, देखो सी 6 घंटे में एक पूर्ण टैंक खाली कर देता है। तो देखो खाली करने का मतलब माइनस जाएगा, है ना दोस्तों। तो देखो ज़रा, तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा, तो देखो 1 घंटे में दोनों मिलके तो इतना भर रहे हैं, जबकि सी क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, तो उसके हम माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसका टंकी का कितना भाग खाली रह गया था, 7/12 भाग खाली रह गया था। तो कितने घंटे में भर पाएगा उसको मैंने x मान लिया। तो जब मैं इसको पूरे को कैलकुलेट करता हूँ तो वो कितना आ रहा है, 1/24 निकल के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 1/24 x = 7/12। तब मैं 24 को दूसरी साइड में ले गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा, है ना।
यानी 14 घंटे। जब नल सी खोला जाता है, ए बी पहले से खुले हुए थे, तो तीनों मिलकर उस टंकी को 7/12 भाग को कितने घंटे भर पाएंगे? 14 घंटे में भर पाते हैं। और चूंकि उसका 5/12 भाग पहले से भरा हुआ है, तब टंकी को बनने में टोटल समय कितना लगा? तो 14 तो ये हो गया और 2 पहले वाला हो गया जो ए और बी ने पहले से भरा हुआ था, तो टोटल कितने हो गया? 16 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, सॉरी 16 था, 14 + 2 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। बी ऑप्शन सही हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 4। दो वस्तुएं ए और बी क्रमशः 1888 और 1440 में बेची जाती हैं। यानी वस्तु ए और बी का विक्रय मूल्य 1888 और 1440 है। ए पर 18% लाभ होता है और बी पर 10% हानि होती है। यानी ए वस्तु उसने कम मूल्य में खरीदी थी और बी वस्तु ज़्यादा मूल्य में खरीदी थी। इसका मतलब उसे ए पे तो बेनिफिट हुआ है, बी पर लॉस हुआ है। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन को विक्रय मूल्य दे रखा है, इन दोनों का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कितना कम है उसका डिफरेंस लेकर क्रय मूल्य को नीचे रख के 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ इसका कुल लाभ प्रतिशत निकल आएगा। तो देखो जरा इसको, देखो कितने अच्छे से सिंपल वे में मैंने इसको शो किया है, आप अच्छे से देखें। वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना दे रखा था? 1888 और वस्तु बी का विक्रय मूल्य 1440। ठीक है दोस्तों, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3328 रुपये। यानी दोनों वस्तुओं उसने 3328 रुपये में बेच दी। अब दोस्तों उसे वस्तु ए पर लाभ हुआ था कितना? 18। यानी उसने वस्तु जो ए है कम में खरीदी है और ज़्यादा में बेची है। तो उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो हमारा लाभ कितना हो रहा था? 18%। तो 100 और 18 कितना हो गया? 118। तो इस तरह से 1888 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 118, तो ये आ गया आपका 1600 रुपये। इसी प्रकार वस्तु हम बी का निकालेंगे। बी में उसको क्या हुआ था? लॉस हुआ था, है ना। लॉस होता है तो क्या होता है, देखो 100 में से माइनस कर देते हैं, और बेनिफिट होता है तो उसे हम 100 में क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, उसको नीचे रख के डिवाइड कर देते हैं। तो देखो दोस्तों 1440 रुपये में उसने बेची, ठीक है, 10% हानि पर बेची, यानी कि 90 हो गया और 100 ऊपर हो गया, तो ये कितना आ गया? 1600 आ गया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया? 3200 रुपये आपका इसका टोटल क्रय मूल्य आ गया। यानी दोनों वस्तुओं उसने 3200 रुपये में खरीदी और 3328 रुपये में बेच दी। इसका मतलब उसे अब भी प्रॉफिट हुआ है। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 3328 में से 3200 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा आपका? 128। तो देखो हमें कुल लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया अपॉन क्रय मूल्य और गुणा 100। ठीक है दोस्तों, 3328 में से 3200 घटाया मैंने, कितना आ गया? 128 आ गया, डिवाइडेड बाई 3200 और गुणा 100। ठीक है दोस्तों, देखो 0 से 0 चला जाएगा, दोनों 0 से 0 गई, और 128 बट्टे कितना बचा? 32 बचा, जो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी 4% लाभ हुआ दोनों वस्तुओं पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 36 है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 है, और इनका जोड़ 1260 है। यदि दोनों 3 अंकों की संख्या हैं, दोस्तों ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों जो संख्याएं हैं वो 3 अंकों की हैं, तो ऐसे कितनी संख्याओं के जोड़े संभव हैं? तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। माना दो संख्याओं का एचसीएफ 36 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 है, तब माना दोनों संख्याएं 36x एंड 36y हैं, क्योंकि 36 उसका क्या आ रहा है? एचसीएफ निकल के आ रहा है, यानी 36 उन दोनों संख्या में से क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया 36x और 36y ये क्या हैं? दोनों संख्याएं हैं। तब प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 1260 दे रखा है। तो देखो दोस्तों 36x + 36y = 1260। अब यहाँ से मैं 36 क्या ले सकता हूँ? कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने 36 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? x + y।
इक्वल टू 1260। अब 36 का मैं क्या क्या करूँगा, मैं डिवाइड कर दूंगा किसमें, 1260 में। तो डिवाइड करने के बाद में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। ठीक है दोस्तों, कितनी वैल्यू आ गई, 35 आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा संख्या x और y आपस में क्या है, को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है इन दोनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ सकती है। तो देखो दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 35 है। ठीक है ना। तो देखो 35 के लिए हमने इतने जोड़े बनाए हैं जो आपको दिख रहे होंगे, एक सेकेंड, इतने सारे जोड़े बने 35 को लेकर, 2 33 3 32 5 30 7 28 और 11 24 13 22 17 18 19 16 23 12 29 6 और 31 5। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है, अगर कोई दो नंबर को प्राइम हैं तो उसमें 100% एक नंबर जो होगा वो कैसा होगा, प्राइम तो होगा ही होगा, अभाज्य संख्या होगी। तो मैंने इधर पहले क्या किया, सारी अभाज्य संख्या लिख ली पहले, उसके बाद में 35 में से घटाता गया और घटाने के बाद में जो भी आ रहा है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अब देखो पहले हम बात करते हैं 5 और 30 की। तो क्या ये को प्राइम है, नहीं, क्योंकि 5 और 30 दोनों में से कॉमन आ रहा है 5, क्योंकि 30 में 5 का भाग जा सकता है, तो ये को प्राइम तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं 728 की। देखो इसमें भी 7 कॉमन आ रहा है, तो ये भी को प्राइम नहीं हो सकता। अब अपने पास बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास 9 जोड़े बचे। ठीक है दोस्तों, कितने जोड़े बचे, 9 जोड़े बचे। देखो ये तो होंगे नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 9 जोड़े बचे। अब दोस्तों क्वेश्चन में एक चीज़ लिखी हुई थी कि यदि दोनों और जो संख्या हैं दोनों 3 अंकों की संख्याएं हैं ये समझने वाली बात है, दोनों 3 अंकों की संख्या हैं। तो दोस्तों अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा था, एचसीएफ कितना था, 36 था। जब मैं 36 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 72। क्या 72 3 नंबर्स की संख्या है, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन भी सब हट गया। इसी तरह से जो दूसरा ऑप्शन है 3 और 32, जब मैं 32 का मल्टीप्लाई करता हूँ 36 से तो ये कितना आ रहा है, ये 1000 से ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है, ये 1000 से ऊपर आएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर के जो चारों ऑप्शन हैं ये क्रॉस हो गए। अब हमारे पास देखो कितने ऑप्शन बचे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके टोटल कितने जोड़े हो जाएंगे, इसके टोटल 7 जोड़े हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:7 है। यदि अगले सत्र में 250 लड़के और 450 लड़कियां स्कूल में भर्ती होती हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अब स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। देखो दोस्तों, मैंने मान लिया स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है दोस्तों, तब प्रश्नानुसार उनका जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना है, 5:7 है। तो मैंने इसको सेट कर दिया x/y = 5/7। अब मैंने इसको कैंची गुणा कर दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहाँ क्या आ गया, 7x = 5y आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब उसमें क्या दे रखा था कि नए सत्र में यदि 250 लड़कों का और 450 लड़कियों का क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, तब उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो यहाँ जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो देखो दोस्तों, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ये हो गया 3x + 750 = 2y + 900। ठीक है दोस्तों, अब मैं 2y को इस साइड में ले आया तो यहाँ प्लस का था, ये माइनस का हो गया। तो क्या हो गया,
3x माइनस 2y, और 750 को उधर ले गया तो 900 में 750 गया तो कितना बचा 150। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी थी, यानी हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू समीकरण 1 से x की वैल्यू में समीकरण 2 में क्या करूँगा, पुट कर दूंगा। तो देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 3 और x की वैल्यू क्या है 5y/7 माइनस 2y इक्वल टू 150। अब मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद में क्या हो गया, ऊपर 15y माइनस 14y अपन 7 इक्वल टू 150। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में 1050। तो ये 1050 कब थे, पिछले सत्र में थे। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में यानी नए सत्र में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखो दोस्तों 1050 तो पहले के थे और 450 लड़कियां फिर से आ गई, यानी 1050 प्लस 450 यानी टोटल 1500 लड़कियां प्रेजेंट में नए सत्र में स्कूल में अध्ययन कर रही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, और 25% क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। जब 75% खर्च कर रहा है इसका मतलब 25% क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। अगर उसकी आय 20% बढ़ाई जाती है तो उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट जो आय है उसको निकालेंगे और प्रेजेंट खर्चे को निकालेंगे, प्रेजेंट सेविंग को निकालेंगे और प्रेजेंट सेविंग में से पहली जो सेविंग है उसको माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और पहली सेविंग का डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो देखो दोस्तों, मैंने मान लिया एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है जिसका 75% खर्च कर देता है, इसका मतलब 75 रुपये वो खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग क्या हो गई, 25 रुपये उसकी क्या हो गई, सेविंग हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी, क्या यदि उसकी 20% तगार में वृद्धि हो जाती है, यानी 100 में 20% वृद्धि करें तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तथा उसके खर्चे में भी 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 75 गुणा 120/100, तो वो आपका निकल के कितना आ गया, 90। अब दोस्तों जब वो 120 रुपये कमा रहा है, 90 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसकी सेविंग कितनी हुई, सेविंग उसकी 30 रुपये की हुई। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको अभी बताया उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट बचत में से भूत बचत को माइनस करेंगे। ठीक है, और भूत बचत का डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो दोस्तों 30 में से 25 गया तो 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, इस तरह से ये कितना आ गया, 20% इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, 20%, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आयत की लंबाई 10% कम हो जाती है, देखो दोस्तों यदि आपको कोई डाटा नहीं दे रखा हो ना, तो आप उसको 100, 1000 ऐसे मान के कर लिया करो, उससे क्या होता है, बहुत सरल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, यदि आयत की लंबाई 10% कम हो जाती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल 10% बढ़ जाए। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो दोस्तों, यदि आयत की लंबाई 10% कम हो जाती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि उसका क्षेत्रफल 10% बढ़ जाए। तो देखो दोस्तों मैंने इसको कैसे किया है, मैंने क्या किया, मैंने लंबाई और चौड़ाई दोनों को 10-10 मान लिया। अब दोस्तों आप ये मत कहना अगर लंबाई चौड़ाई समान हो जाएंगी तो ये तो वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों देखो आयत जो होता है वर्ग के सारे नियमों को क्या करता है, पालन करता है, तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी सरलता के लिए, सुलभता के लिए और प्रश्न को जल्दी हल करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 10-10 मान ली, तब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 इक्वल टू 100, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या रहा था प्रश्न में, यदि उसकी लंबाई 10% कम कर दी जाए, यानी 10 में से हम 10% कम कर देंगे, यानी 10 × 90 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी 10% कम करने के बाद में यदि उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो उसकी लंबाई में कितनी, सॉरी ये लंबाई दे रखा था, चौड़ाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाए, 10% बढ़ जाए। यानी पहले 100 था,
तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 110 हो जाए, और उसकी जो लंबाई है वो भी 10% कम हो जाए। तो दोस्तों देखो, चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 110 में 9 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई निकल के कितनी आ गई, 110/9। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न में क्या कह रहा था, चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करी जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम क्या करेंगे, जो प्रिंट में जो चौड़ाई है और पहले वाली चौड़ाई को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और पहले वाली चौड़ाई का डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वही प्रोसेस है जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था। तो दोस्तों देखो, मैंने क्या किया, फिर 110/9 में से क्या किया, 10 को माइनस कर दिया। ठीक है, वर्तमान जो चौड़ाई थी उसमें से पहले वाली चौड़ाई को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है दोस्तों, और पहले वाली चौड़ाई ये हो गई बटे 10 और गुणा 100। अब यहाँ पर एलसीएम ऊपर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 के बाद में 110 माइनस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अपन 9 का मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो 90 हो जाएगा गुणा 100। ठीक है दोस्तों, अब देखो 110 में से 90 गया तो 20 बचा, डिवाइडेड बाई 90 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है दोस्तों, अब देखो ज़रा, 1 0 से 1 0 गया। अब 20 का मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 200 में 9 का डिवाइड करेंगे, 9 तो है ही, यानी 200/9%। यानी उसकी चौड़ाई में हमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ी, 200/9%। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 1.5 का होल क्यूब माइनस 4.7 का होल क्यूब प्लस 3.2 का होल क्यूब प्लस 4.5 मल्टीप्लाई बाई 4.7 एंड मल्टीप्लाई बाई 3.2 डिवाइडेड बाई ये आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ए क्यू बी क्यू सी की फॉर्म दे रखी है। चूँकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है। ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ज़रा, अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा था, तो मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी की जगह क्या कर दूंगा, मैं 3abc कर दूंगा। तो मैंने 3abc ये सेट कर दिया, 3a b और c। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये दे रखा है प्रश्न में और नीचे भी दे रखा है, वो मैंने एज इट इज रखा। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर ये माइनस का जो साइन है मैं इसको बाहर लेके आ गया, तो और 3 और ये एज इट इज लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने। अब दोस्तों आप देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है कि नहीं है, सेम है, और उनके जो साइन है वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो दोस्तों इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 0 बचेगा, और नीचे का हमने एज इट इज रखा। अगर हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ओके दोस्तों, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि ब्याज प्रतिवर्ष 8% की दर से मिश्रित किया जाता है तो 30 महीने में 4800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, निकटतम पूर्णांक में हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। तो दोस्तों देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुणा 100 प्लस r/100 और ऊपर पावर में t। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो आपको कितने महीने दे रखे थे, 30 महीने दे रखे थे। तो 30 महीने का मतलब 2 साल हो गई और 6 महीने हो गए। इसका मतलब ये तो होता है 6 महीने हो गए। अरे क्या हो रहा है ये। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हम देखो क्या करते हैं, 48 को मैंने रखा और 8% उसकी ब्याज है, तो 108/100 और 108/100, क्योंकि 2 साल तो कंप्लीट हो रही थी और 6 महीने हो रहे थे, यानी पूरी 30,000 कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में अपन क्या करते हैं, जब ऐसा होता है समय पूरी वर्ष में नहीं होता, 6 महीने होता है, तो हम क्या करते हैं
उसकी जो ब्याज होती है उसको आधा कर देते हैं और समय का क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, इसकी जो ब्याज थी 8% से उसको आधा कर दिया, 4% कर दिया, 4 को मैंने 100 में जोड़ा तो 104 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब मैं इसमें डिवाइड करूँगा 4 का, तो यहाँ पर ये 27 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा, ये 27, ये 25 और ये 26, ये 25। तो मैंने इसको सेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद मैं ये आ रहा है 5822.6688 और अपना मूलधन कितना है 48। उसको माइनस कर देंगे क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा गया है। जब मैं इसको घटाता हूँ तो ये मेरा निकल के आता है 1022.6688 और देखो पॉइंट के बाद में 66 है, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं 2 3 कर सकते हैं। ठीक है, इस 2 को हम क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, तो ये लगभग बराबर हो गया 1023 के। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और बाकी के 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, इस वीडियो को भी मैं जल्दी से जल्दी डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे 10 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं अच्छे से करें। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लें, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे ज़रूर अवगत कराएं, मैं और उसको अच्छे से प्रदर्शित करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आपने अभी मेरा कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय। Please subscribe to my YouTube channel and push the bell icon.